Assalamualaikum to all of you. Welcome, uh, which is based on the call and return architecture and object-oriented architecture and the layered architecture. Previously, we will discuss about the software architecture styles, in which we are discussing some architectures, which is the data flow and data-centered architecture. Now we are discussing about call and return architecture. So, right, please subscribe my channel at the rate Ilmi Dunia 7 at now we can go for further architectures. चलिए आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर अब हमारा जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है विच इज द कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के अंदर जैसा कि हम जानते हैं architecture is basically used to create a program that is easy to scale and modify. Some styles exist within this category. Two of them were explained below, which is the repeated call and the main program or subprogram. अच्छा, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या कि हम अगर इसको फिगर से समझने की कोशिश करें तो ज्यादा हमें अच्छा समझ में आएगा। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास है क्या चीज के एक तो उस प्रोग्राम क्योंकि हमारा एक मेन प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम या हम ये कह लें कि जिसके अंदर हमारी तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज जो है वो काम कर रही होती हैं। तो जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो है वो उस प्रोग्राम डिकम्पोज कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज के अंदर, मतलब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस एक प्रोग्राम को मल्टीपल चंक्स के अंदर या मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। और इससे हमें फायदा ये होता है कि हम उसको आसानी से स्केलिंग उसकी आसानी से हो सकती है और उसको हम मॉडिफिकेशन में आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर है, इट इज डिकम्पोज फंक्शन इनटू अ कंट्रोल हायरार्की where we have a main program that invokes a number of program components which is turned uh, which is turned may invoke still other components. So अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है, दिस इज समहाउ मेन प्रोग्राम, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है एंड दिस मेन प्रोग्राम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब प्रोग्राम्स, सॉरी, इनटू सब मेन प्रोग्राम, ठीक है, ये मेन कंट्रोलर सब प्रोग्राम मौजूद है, एक यहाँ पर कंट्रोलर सब प्रोग्राम मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर भी कोई कंट्रोलर सब प्रोग्राम होता तो यहाँ पर भी एक कंट्रोलर सब प्रोग्राम हमारे पास आ जाता। तो दूसरी चीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमारे पास जो हमारे पास मेन प्रोग्राम है उसमें हमारे पास ये चीज हो जाएगी कि जब हम लोग कोई भी जो है वो सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए जाएंगे तो ये सब प्रोग्राम जो है वो कनेक्टेड होगा मेन प्रोग्राम के साथ। तो वो मेन प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा, मतलब कि एक मेन प्रोग्राम एक सब प्रोग्राम होगा, इन सब प्रोग्राम के बाद एक सब एप्लीकेशन प्रोग्राम बना हुआ है कि जब वो कॉल करेगा तो वो सब प्रोग्राम को कॉल करेगा और देन वो इस मेन प्रोग्राम को कॉल कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो फंक्शनैलिटी डिकम्पोज हो गई और हमने इसको क्या किया, हम उसको आसानी से इजीली स्केल डाउन कर सकते हैं कि हमें अगर कहीं मॉडिफिकेशन करनी है तो कौन सी जगह पर और कौन सी एप्लीकेशन में हमें करनी है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक में हम कहते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल एंड द अदर वन इज द मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर। अगर हम इसको ये देखें कि कंट्रोलर सब प्रोग्राम इज समहाउ ए रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर, हम इसको एक कैटेगरी के कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर जो है वो जो भी कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो प्रेजेंट है आपके मेन प्रोग्राम के अंदर या सब प्रोग्राम के अंदर और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है मल्टीपल सब प्रोग्राम्स के अंदर या मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर। जैसे समझ लें कि ये एक मेन प्रोग्राम है, ये हमारा एक सर्वर है, इसको डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट क्लाइंट्स के अंदर, मतलब एक सर्वर को डिफरेंट पार्ट्स में
जो है डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, या एक सर्वर को डिफरेंट सर्वर्स के अंदर स्प्लिट कर दिया गया। जैसे कि इसमें स्टोरेज सर्विसेज के लिए एक चीज़ अलग बना दी, या कंप्यूटेशनल सर्विसेज के लिए एक चीज़ अलग बना दी, नेटवर्क सर्विसेज के लिए एक चीज़ अलग बना दी। तो समहाउ क्या हुआ कि एक मेन स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्ट्रक्चर्स। और जो मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम है, दिस मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिकम्पोज इनटू नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स और फंक्शंस इनटू ए कंट्रोल हिरार्की। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन सब प्रोग्राम्स को एक कंट्रोल हिरार्की बना दी गई है कि कि पहले जिस प्रोग्राम को ये कंट्रोल करेगा, अंदर उसके बाद जो मेन प्रोग्राम कंट्रोल करेगा। और इस मेन प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ जो है वो सब प्रोग्राम्स जो है वो मौजूद होंगे, जो कि इन्वोक कर रहे होंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। ठीक है, जैसे ये एक है, ये इन्वोक कर रहा है इसको, या ये इन्वोक कर रहा है इसको, या दोनों इसको इन्वोक कर रहे हैं, देन फिर इसको मेन प्रोग्राम को इन्वोक किया जा रहा है। दिस इज समहाउ ए कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। The fourth one is basically based on the object oriented architecture. Object oriented architecture से आप लोग सब बखूबी वाकिफ हैं कि object oriented architecture है क्या हमारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, the components that a system encapsulate data and the operations that must be applied to manipulate the data, in which we are going to coordinate and communicating between the components are established via the message passing. अच्छा, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, वो एनकैप्सुलेट मीन्स हाइड, डेटा हाइड हुआ होता है। और जहाँ जहाँ हमने डेटा को जो है वो अगर ओपन शो करवाना है, तो फिर हम उसके लिए जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि कंपोनेंट्स के जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो एनकैप्सुलेट होते हैं, वो हाइड होते हैं, और जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उनके अंदर जो है डेटा में चेंजिंग्स जो है वो होती रहती हैं या अप्लाई होती रहती हैं। तो उनके लिए जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म, जो कम्युनिकेशन कर सके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए हम एक जो है क्राइटेरिया स्टैब्लिश करते हैं, जिसे हम मैसेज पासिंग का नाम देते हैं। अब देखें, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशंस की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पर सेट ऑफ कनेक्टर्स आएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के साथ हमारे कनेक्टर्स का रिलेशन, जो हमारे जो रिलेशंस दिखाए जाते हैं वो कनेक्टर्स के थ्रू दिखाए जाते हैं, कि हम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके दरमियान कम्युनिकेशन का जो राब्ता या कम्युनिकेशन जो की जा रही है, एस्टेब्लिश की जा रही है, वो मैसेज पासिंग के थ्रू हो रही है। अब बेसिकली मैसेज पासिंग है क्या? मैसेज पासिंग हम उसको कह रहे हैं कि जिसके अंदर मैसेज पासिंग में ये अलाउ किया जाता है कंपोनेंट्स को कि वो डेटा को एक्सचेंज कर सकें, या इंस्ट्रक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें या रिसीव कर सकें थ्रू मैसेज पासिंग के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कोई सेंडर है, कोई एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, जो नेटवर्क की एक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ लेयर कहलाती है हमारी। उस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जब मैसेज पासिंग, जब एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके पास की जा रही है, तो वो क्या करेगा कि वो एक लिंक स्टैब्लिश करेगा सेंडर बी के साथ, थ्रो थ्रो वाया वाया लिंक या वाया एक्नॉलेजमेंट, सॉरी वाया मीडियम। तो मीडियम जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है एक मैसेज पास किया जा रहा है, उसको उसमें बताया जा रहा है, और उसके बदले में उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो रिसीव की जा रही है, देन इट इज समहाउ ये मैसेज पासिंग के थ्रू किया जा रहा है। जहाँ कि इन मैसेज पासिंग सिस्टम, जो ईच कंपोनेंट्स कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर कंपोनेंट्स बाय सेंडिंग मैसेजेस। तो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट के साथ, वो मैसेज पासिंग के थ्रू हो रही है। मैसेज पासिंग के अंदर जो हमारे पास टेक्निकल चीजें आती हैं, उनमें एक तो हमारे पास आती है कि जो इंफॉर्मेशन होगी मैसेज के अंदर वो मौजूद होगी, ऑपरेशन का नेम होगा कि किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, और डेटा कौन सा मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब डेटा में कौन से डेटा के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नेसेसरी पैरामीटर्स होंगे वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। मैसेज पासिंग का हमें जो है वो एडवांटेज क्या है? कंपोनेंट्स जहां पर आके डी कपलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं या डी कपल्ड हो जाते हैं, और मैसेज जो कंपोनेंट जो है वो अपने साथ मैसेज पासिंग के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप भी डेवलप कर रहे होते हैं, प्लस जो टेस्टिंग फेज भी होता है वो भी इंडिपेंडेंटली हो रहा होता है। मतलब कि वो एक दूसरे के जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते कि जी हमें जो है ना, अगर किसी को कोई चीज, किसी कंपोनेंट को किसी कोई चीज करनी है, तो जी पहले वो दूसरे कंपोनेंट का सहारा लेगा एंड देन उसके बाद करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद मैसेज पासिंग हमें ये अलाउ कर रही होती है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डेवलप हम कर सकें,
और जहां पर जो हमारे कंपोनेंट्स जिन जिन डिफरेंट मशीन्स पे मौजूद हैं कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉरेंट एप्लीकेशन की। टॉरेंट एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है कि जब हम लोग टॉरेंट यूज कर रहे होते हैं, यू टॉरेंट हो गया, बिग टॉरेंट, तो वहां पर हम जो मशीन जो जहाँ से सर्वर से हम फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं वो फाइल तो वहीं पे मौजूद होती है। लेकिन जब अ, हम लोग उसको डाउनलोड करने के लिए जाते हैं उस फाइल को, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिसोर्सेज होती हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। मतलब बैंडविड्थ, क्योंकि हमारे पास अगर नेटवर्क की स्पीड स्लो है तो यू टॉरेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, उस बैंडविड्थ की स्पीड को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की रिसोर्सेज जो है वो लेकर एंड देन उसको फिर हम लोग जो है उन सर्विसेज या उन रिसोर्सेज के थ्रू चीज़ों को जो है वो डाउनलोड कर रहे थे, ताकि उसमें जब उसकी बैंडविड्थ अप होगी तो वो ऑटोमेटिक चीज़ों को जल्दी डाउनलोड करेगा। तो उसमें भी क्या हो रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो मैसेजेस के जरिए पास हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है हमारा टोरेंट। तो मतलब कोई एक रिसोर्स कहीं और जगह से ले रहा है, कोई रिसोर्स कहीं और जगह से आ रही है, कोई रिसोर्स कहीं और जगह से आ रही है, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग जो है वो नीचे बार में हम देख रहे होते हैं कि जी एक इन्फॉर्मेशन अगर जो आ रही है, या कोई डाटा उसने लिया है, या कोई चीज ली है, या कोई पावर ली है, तो वो जो है वो रिसोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे जनरेट कर रहा होता है विद आईपी नेम के साथ। तो वो ये तमाम चीजें मैसेज पासिंग के थ्रू हो रही होती हैं कि एक एक मशीन, ऐसा मशीन जो है वो एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्टेड है, और वो रिसोर्सेज जो है वो जो है वो कैप्चर कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, एंड देन उसके जरिए जो है वो आपको जो है वो बैंडविड्थ जो है ना अच्छी रिक्वायर करके दे रहा है, ताकि आप जो है वो उसको जो है वो क्या नाम है जल्द अज जल्द जो है ना उस फाइल को डाउनलोड कर सकें। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं, जिनमें हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट द सिस्टम्स इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्ट जो है वो आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट रखता है। और ऑब्जेक्ट इज अनअवेयर ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ अदर आइटम्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जिस काम का होगा वो सिर्फ उसी के लिए ही करेगा, सिर्फ उसी से ही बातचीत रहेगी। जिस तरीके से हम एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट से अटैच करते हैं तो वो सिर्फ उसी के साथ अटैच होगा, जब तक हम कोई नया रिलेशनशिप ना उसके साथ किसी दूसरे कंपोनेंट से बिल्ड करें। एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का? इट enables the designer to separate a challenge into a collection of autonomous objects. Other objects are aware of the implementation details of the object, allowing changes to be made without having an impact on other objects. कि मतलब ये एनेबल कर रहा होगा डिजाइनर को कि वो सेपरेटली क्या करे कि जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में नहीं जानते, ये उनके लिए भी जो है वो उनको भी एनेबल कर देगा कि जी आप जो है वो को जो है वो कर सके उसमें के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो प्रोसेस कर सके, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सके। मतलब अगर कोई ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो वो एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सके। तो आर्किटेक्चर में इस तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। और इसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनके बारे में एक ऑब्जेक्ट या एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को जानता है और अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, तो उस ऑब्जेक्ट की डिटेल, और उसको ये भी अलाउ करता है कि वो ऑब्जेक्ट, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वही चेंजिंग हो। ठीक है, उसी की चेंजिंग हो, और उसके लिए किसी से पूछा ना जाए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पूछना जाए कि जी मैं ये ऑब्जेक्ट ज्यादा मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं। तो वो एक ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ये चीज नहीं पूछेगा, और वो चेंजेस जो है किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाएंगे। जिस तरह हम हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं और एक एक्स्ट्रा क्लास होती है, अगर मल्टीपल क्लासेस के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए जाएंगे, तो जिस क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट को चेंज करें सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को के ऊपर जो है ना वो मॉडिफिकेशन होगी। बाकी सारी के सारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे और वैसे ही वर्किंग करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है विच इज बेस्ड ऑन द लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या? लेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स मौजूद होती हैं। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि लेयर आर्किटेक्चर में हमें सबसे जो अच्छा फायदा जो मुझे नजर आया वो ये नजर आया कि इसमें हर चीज लेयर्ड वाइज है। ठीक है, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी लेयर के ऊपर क्या काम हो रहा है, कौन सी लेयर पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, कौन सी लेयर पे मॉडिफिकेशन हो रही है, कौन सी लेयर पे क्या चीज परफॉर्म की जा रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स मौजूद हैं जिसमें क्लाइंट, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वर। दिस टाइप्स ऑफ लेयर्स आर अवेलेबल इन द लेयर आर्किटेक्चर, बट
if we have if we have a different sorry we have a different layers of we have a different layers that are defined with each layer performing a well-defined set of operations. So these layers will do every and each and every layer will do some operations that becomes closer to machine instruction set progressively. हर लेयर जो है वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है जो कि मशीन्स इंस्ट्रक्शन करती जा रही है, और वो जो है अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती जा रही है और अपनी प्रोग्रेस जो है वो देती जा रही है मशीन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब एक इनपुट आया, जिस लेयर पे ऊपर वो इनपुट आया होगा उसके ऊपर वो आउटपुट परफॉर्म करके और वो जो है वो प्रोग्रेस परफॉर्म कर देगी। अच्छा, जो आउटर लेयर के कंपोनेंट्स, आउटर लेयर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो जैसे कि हमारे अगर मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ये हमारे पास जो पिक्चर है ये प्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास एक यूजर इंटरफेस लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, यूटिलिटी लेयर है एंड कोड लेयर है। अब थोड़ा सा इसको हम समझें कि देखें, यूजर इंटरफेस लेयर के ऊपर तो जो हमारा काम हो रहा होगा वो यूजर कर रहा होगा, ठीक है। यूजर इंटरफेस लेयर के ऊपर हमारा जो यूजर होगा वो यूजर काम कर रहा होगा, ठीक है जी, हमारा यूजर काम कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी जब हम आते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है, इसके ऊपर हमारी एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, इसके ऊपर हमारी यूटिलिटी लेयर है। यूटिलिटी लेयर्स में भी मैं आपको बताऊंगा काफी सारी यूटिलिटी लेयर्स हो सकती हैं। इसी तरीके से कोर लेयर इज ऑल अबाउट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमारा ओपी ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर कहला रही है। अब देखें, जैसे हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्या हो रहा है, लेयर आर्किटेक्चर में हम काम कैसे कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। यूजर इंटरफेस कोई ना कोई जो है ना वो यूजर का कोई इंटरफेस बना हुआ है जिसपे भी वो काम करे, जैसे फॉर सपोज कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही बना हुआ है, या हम कह लें कोई फंक्शन बना हुआ था, उसके ऊपर कोई चीजें जो है ना परफॉर्म की जा रही थी, और वो क्या हुआ कि यूजर इंटरफेस के थ्रू जैसे ही वो चीज परफॉर्म हुई तो वो एप्लीकेशन लेयर पे आ गई, एप्लीकेशन लेयर से वो कन्वर्ट हुई यूटिलिटी लेयर के ऊपर, कि कौन सी यूटिलिटी लेयर के ऊपर क्या चीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। एंड देन फिर हम आया ये थी कोड लेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हाई लेवल से असेंबली, असेंबली से एंड देन मशीन मशीन लेवल, ठीक है। एंड देन अगेन मशीन लेवल से असेंबली, असेंबली से हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तरह, ताकि यूजर अंडरस्टैंड कर सके। तो ये हमारा फेज वन हो जाएगा, फेज टू हो जाएगा, ये हमारा फेज थ्री कहला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारी, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ए हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, इट इज बेसिकली डील विद द हाई लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मशीन जो असेंबली लैंग्वेज वाले काम तो सिस्टम कर रहा है, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और उसको समझते हुए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो कोर लेयर के थ्रू मशीन से असेंबली, असेंबली से हाई लेवल में, या हाई लेवल से असेंबली, असेंबली का मशीन लेवल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी वो ये है कि हर काम जो है ना वो लेयर्ड वाइज हो रहा है, कौन सी लेयर पे क्या काम हो रहा है। जैसे यूजर इंटरफेस लेयर के ऊपर जो यूजर ने इनपुट दिया था वहीं पे उसका इंटरफेस के ऊपर आउटपुट आ रहा होगा, तो हाई लेवल पे हो गया। एप्लीकेशन लेयर में वो जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है उस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई ना कोई इनपुट भेज रहा है, और वो जो है यूटिलिटी लेयर उसमें कौन सी शामिल हो रही है। अब यूटिलिटी लेयर्स कौन सी हो सकती हैं, बहुत सारी यूटिलिटी लेयर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरेज सर्विसेज भी हमारी हो सकती हैं, कंप्यूट सर्विसेज भी हो सकती हैं, नेटवर्क सर्विसेज भी हो सकती हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हो सकती हैं हमारी, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सर्विसेज हो सकती हैं, मैसेजिंग सर्विसेज हो सकती हैं, डेटाबेस सर्विसेज या एनालिटिक सर्विसेज हो सकती हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, इसके अलावा और भी सर्विसेज हो सकती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किस किस्म की यूटिलिटी इस्तेमाल की जा रही है। क्या स्टोरेज के लिए कोई चीज यूज की जा रही है कि यूजर ने कोई इनपुट दिया, उसके बदले में एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई इनपुट गया, एंड देन उसका आउटपुट जनरेट हुआ, एंड देन फिर वो कहीं जगह पे स्टोर कर दिया गया, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हमने वो काम परफॉर्म किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जो कोड आप परफॉर्म करें वो हाई लेवल है, हाई लेवल से वो मशीन लेवल, असेंबली लेवल में लेके आया, असेंबली से देन मशीन लेवल में ले आया, एंड देन फिर इसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो इस लेयर के अंदर जो है हर चीज जो है वो क्लियर है कि लेयर आर्किटेक्चर में ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। और हम इसको इसमें चीजें आसानी से जो है वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है वो हमें पता लग जाती है कि वर्ड बाय वर्ड, सॉरी, जो है हमारी कंपोनेंट में कंपोनेंट क्या चीज जो है ना वो किस तरीके से इंटरेक्शन कर रही है। ये सिर्फ इसी तरीके से हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से है आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर, जिस तरीके से हमारे पास ओएसआई लेयर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर। जिस तरह हमारे पास जो है वो पहली लेयर जो होती है उसमें ओएसआई के अंदर 7 लेयर है, जिसमें हमारी पहली लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर हो जाती है, प्रेजेंटेशन सेशन, एंड देन फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, एंड आखिर में हमारी जो आ जाती है वो फिजिकल लेयर आ जाती है, जो कि अब हर लेयर का अपना एक काम है। इसी तरीके से इस लेयर आर्किटेक्चर में भी अगर हम
ओएसआई मॉडल को देखें तो सेम इसी तरीके से ही हर लेयर के ऊपर अपना एक काम परफॉर्म किया जा रहा है और वो हर लेयर अपना काम परफॉर्म करके नेक्स्ट वाले को प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा जी लेयर्ड आर्किटेक्चर था जिसको हमने डिस्कस किया। और आपने दोनों डायग्राम देखे होंगे। अगर प्रीवियस डायग्राम में जाएं तो हम प्रीवियस डायग्राम में हमें प्रीवियस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि जी ये समहाउ इसमें बहुत ज्यादा क्लियर है। एंड देन उसके बाद फिर अगर हम इस पिक्चर में हैं तो इसमें और ज्यादा इन्होंने यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर, लेयर एंड कोड लेयर के हवाले से चीजें डिस्कस कर दी हैं ताकि जो है समझने में आसानी हो। और क्योंकि हमारी लेयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स आ रही हैं तो हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, हर लेयर की अपनी वर्किंग है। और हर चीज जो है वो इंस्ट्रक्शंस के तहत हो रही है और इसमें हम कंपोनेंट कंपोनेंट वाया कनेक्टर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारा था पूरा लेयर आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। एंड देन फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो फिर हम इनके डिफरेंसेस, आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्किटेक्चर पैटर्न, डिजाइन पैटर्न में डिफरेंसेस क्या है। डिजाइन पैटर्न्स के अंदर हम लोगों ने जो 3 टाइप्स पढ़ी थी हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी है जिसमें क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिजाइन, बिहेवियर डिजाइन, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। शुक्रिया।